मानस श्रृंखला में आज का विषय प्रज्ञा। व्यक्ति ठोकर खाकर ही ठाकुर बनता है, बिना ठोकर खाए क्यों नहीं बनता? दूसरों के कार्यों और परिणामों से वह क्यों नहीं सीख पाता? इतने धर्म शास्त्र, उपदेश और प्रवचनों के चलते अपराध भाव बढ़ रहा है। क्या जीवन में कोई बड़ा झटका लगना आवश्यक है? इतिहास साक्षी है कि बड़े बड़े राजा महाराजा झटका लगते ही सन्यासी हो गए, तीर्थंकर हो गए। ये झटके जीवन में मूलभूत परिवर्तन के लिए मील का पत्थर बनते हैं, व्यक्ति को आत्मालोचन के लिए मजबूत करते हैं और परिणाम निकलता है कि वह पाश मुक्त होकर ईश्वर की ओर अथवा स्वयं से बड़ी नियामक शक्ति की ओर देखता है। साधारण व्यवहार में व्यक्ति का अहंकार ही उसकी बुद्धि पर छाया रहता है। वह सदा स्वयं को ही सर्वज्ञ मानकर बात करता है, दूसरों को अल्प ज्ञानी मानता है, हठ करता है, तर्क करता है और अपनी बात को सही ठहराने का प्रयास करता है। कुछ समय पूर्व मेरे एक परिजन का विवाह विच्छेद हो गया। लगभग 25-30 वर्ष साथ रहे और अलग हो गए। विवाह का कारण भी प्रेम ही था। दोनों से अलग अलग बात की तो दोनों ही दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। स्वाभाविक भी था। साधारण स्थिति में व्यक्ति किसी भी गलती को अपने सिर पर लेने को तैयार कहां होता है? दूसरों पर दोष डालने का प्रयास ही किया जाता है। यही तो अहंकार का स्वरूप है। प्रश्न यह है कि जिस दिन विवाह हुआ उस दिन दोनों एक दूसरे को आकर्षक लग रहे थे, जीवन साथी बनने के लायक लग रहे थे। अचानक किस कारण से इस सीमा तक मन बिगड़ गए कि दूसरे की शक्ल भी देखने लायक नहीं रही? किसके साथ रहकर व्यक्ति खराब हुआ? दोनों ही 25-30 वर्ष तक एक दूसरे के व्यक्तित्व को बनाते बिगाड़ते रहे। यदि पत्नी आज ठीक नहीं है तो क्या इसमें पति की गलती नहीं है? पति आज साथी के रूप में स्वीकार्य नहीं रहा तो क्या पत्नी का कसूर नहीं? पूरी उठापटक में ये प्रश्न चर्चा में आता ही नहीं। विच्छेद के बाद जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे तो साथ रहने से भी अधिक भयंकर है। व्यक्ति की बुद्धि में प्राय स्पष्टता की कमी रहती है। जो कुछ उसे दिखाई पड़ता है वह केवल उसका ही चिंतन कर सकता है, अपने अनुभव के आधार पर उसका अर्थ निकाल सकता है। जो कुछ उसकी क्षमताएं हैं, जहां तक उसकी बुद्धि की दौड़ है, उसके आगे भी व्यक्ति का अहंकार होता है। ये बात आसानी से उसकी समझ में नहीं आती। कई बार व्यक्ति अनेक प्रकार की बातें करता है, अनेक प्रकार के उत्तर देता है जो उसकी साधारण सूझबूझ के नहीं होते। ये सब होता है उसकी सुषुप्त अवस्था के कारण। व्यक्ति का एक पक्ष उसकी जागृत अवस्था होती है तो दूसरा पक्ष उसकी सुषुप्त अवस्था। दोनों ही पक्ष मिलकर उसके व्यावहारिक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तीसरा नेत्र उसे विशिष्ट दर्जा प्रदान करता है। व्यक्ति सदा अपने संस्कारों से बंधा रहता है जो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। उनको समझकर ही वह इनसे मुक्त हो सकता है और तभी उसका तीसरा नेत्र खुलता है। तभी वह स्वयं को स्वतंत्र पाता है। तब जाकर ही वह किसी बात के दो अर्थ नहीं लगाता और अदृश्य को समझने की क्षमता ग्रहण कर लेता है। आप किसी भी कार्य को हाथ में लें तो ये तय करें कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। कार्य समाप्ति पर इसका आकलन करें तो सहज ही समझ में आएगा कि आपके अधिकांश निर्णय सुषुप्ति अवस्था के कारण थे। हमारे हर निर्णय में 1/3 अंश बुद्धि का होता है और 2/3 सुषुप्ति का। सुषुप्ति और जागृति का एक हो जाना ही तीसरे नेत्र का खुलना है। साधारण बुद्धि चलायमान होती है जो उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकती है। तीसरा नेत्र खुलने पर व्यक्ति एक ही दृष्टि में सही निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। बुद्धि स्थिर रहती है। साधारण बुद्धि त्रिगुण के आवरण के कारण अलग अलग अर्थ ढूंढती रहती है। वह इंद्रियों के सहारे अधिक प्रभावित होती है। हमारे वैज्ञानिक भी इसी बुद्धि के सहारे निष्कर्ष निकालते हैं और इसी कारण उनके निष्कर्ष भी समय के साथ बदलते रहते हैं। साधारण बुद्धि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को देखती है, भिन्नता को देखती है और उसी के अनुरूप अर्थ निकालती है। प्रज्ञा सदा समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। न वह भेद देखती है और न ही विशेषता। वह एकात्मवाद से परे देखती है, समष्टि भाव में देखती है। बुद्धि स्थूल भाव में कार्य करती है, प्रज्ञा सूक्ष्म रूप में। स्थिरता के आधार पर ही गति होती है और अंत में
गति भी स्थिरता में विलीन हो जाती है। बुद्धि भी प्रज्ञा से निकलती है और प्रज्ञा में ही समा जाती है। दोनों अलग नहीं हैं, केवल स्वरूप की भिन्नता है। साधना के माध्यम से एक से दूसरे में जाने का प्रयास किया जाता है। बुद्धि जब प्रज्ञा में परिवर्तित होती है तब अहंकार गलित हो जाता है। ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सच तो यह है कि ठोकर ही व्यक्ति की बुद्धि को प्रज्ञा बनने के लिए प्रेरित करती है। जो जिससे पैदा होता है वह उसी में समा जाना चाहता है।